इसी विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार। नमस्कार जी। जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल कंप्यूटर का दौर चल रहा है, इंटरनेट का दौर चल रहा है। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन सब ने अपना अपना ब्लॉग बनाया होता है कि जिस पे जाकर हम उनके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या आपका भी कोई ऐसा ब्लॉग है जिस पे लोग जाकर आपके बारे में और जानकारी हासिल कर सकें? हमारी मिशन में जो लोग कंप्यूटर से संबंध रखते हैं, उस काम को करते हैं, उन्होंने कई हमारी वेबसाइट्स बना रखी हैं, ब्लॉग्स बना रखे हैं। उसमें votership.com के नाम से एक वेबसाइट है, चलती है। एक वेबसाइट है votership.org के नाम से चलती है। तीसरी वेबसाइट चलती है fefm.org के नाम से। इसके अलावा निंग नेटवर्क पर votership.ning.com के नाम से भी हमारी एक नेटवर्क की साइट चलती है। इसके अलावा फेसबुक पर, आर्कुट पर और ट्विटर पर मेरे नाम से आगे भरत गांधी स्पेस वोटरशिप टाइप करने से सर्च में ये हमारे ब्लॉग्स आ जाते हैं। तो इन ब्लॉग्स पर से काफ़ी जानकारी ली जा सकती है हमारे बारे में। गांधी जी, हमारे कई दर्शक आपके जीवन संघर्षों के बारे में जानना जरूर चाहेंगे, तो क्या उस पर कोई साहित्य उपलब्ध है उनके लिए? देखिए, मेरे जीवन के संघर्षों के बारे में जानने की इच्छा बहुत लोगों की होती है, लेकिन हमें कभी फुर्सत नहीं मिली कि हम अपने बारे में सोचें। हालांकि ये बात ज़रूर आई थी कि वोटरशिप का जो विचार आया वो कैसे जन्मा, तो इस संदर्भ में हमें अपने जीवन के बारे में कुछ जानकारी भारत की संसद को देनी पड़ी थी। तो जो भारत की संसद में 137 सांसदों ने एक याचिका पेश की थी 2006-07 में, उसमें मेरे जीवन के संघर्षों पर पूरा एक भाग था, पूरा एक अध्याय था, तो जिसमें खास करके बात बताई गई थी कि वोटरशिप का जन्म कैसे हुआ। लेकिन अभी पूरी मेरे जीवन गाथा के बारे में तो कोई साहित्य भी उपलब्ध नहीं है। शायद फुर्सत कभी भविष्य मिलेगा तो मैं लिखने की कोशिश करूँगा। गांधी जी, आपके इस आंदोलन से, जिसे आप वोटरशिप कहते हैं, इससे जुड़े हुए लोग और मीडिया के लोग आपकी फ़ोटो लेना चाहते हैं। कुछ लोग पैम्फलेट्स पर आपकी फ़ोटो छापना चाहते हैं, होर्डिंग्स पर छापना चाहते हैं, बोर्ड पर छापना चाहते हैं, कुछ लोग समाचार पत्रों में छापना चाहते हैं। तो क्या वेबसाइट पर कोई आपकी फ़ोटो गैलरी है? हमारे मिशन से जुड़े हुए जो संगठन हैं, उन संगठन की तमाम शाखाएं देश और दुनिया में काम कर रही हैं। उन्हें बहुत बार ऐसा लगता है कि भरत गांधी की फ़ोटो छापी जाए। तो इस ज़रूरत को देखते हुए हमारे जो कंप्यूटर विभाग में जो काम करते हैं, उन लोगों ने वेबसाइट पर और हमारी जो कई ब्लॉग्स हैं उस पर हमारे फ़ोटोग्राफ दिए हुए हैं। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने इसके पहले वेबसाइट के और जो अपने ब्लॉग्स के नाम हैं वो तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो गांधी जी, क्या आपके भाषण या प्रवचन वेबसाइट या इंटरनेट या कंप्यूटर पे भी उपलब्ध हैं? हमारे जो जगह जगह पर प्रवचन होते हैं या हमारा संबोधन होता है, उन सभी स्पीचेस की अक्सर कैसेट और सीडीज़ बनती हैं। और वो सब सीडीज़ हमारी वेबसाइट्स में जहाँ भी गैलरी की एक जो बटन आती है, उस गैलरी की बटन में आप देखेंगे तो ऑडियो गैलरी, वीडियो गैलरी के नाम से
कुछ बटनें होती हैं, उनको जब आप दबाएंगे तो इंटरनेट पर हमारे भाषण या हमारे प्रवचन सुन भी सकते हैं। इसके अलावा जो सीडी बनती हैं या कैसेट बनते हैं, उनको आप जो भी संगठन, संबंधित संगठन है, उनके कार्यालय को पत्र लिख करके या टेलीफोन करके मंगा भी सकते हैं। और इसके लिए आप ईमेल भी कर सकते हैं votership@gmail.com। इस पते पर आप ईमेल करके भी अपनी मांग कर सकते हैं कि हमें सीडी चाहिए या हमें कैसेट चाहिए या हमें आपकी कोई ऑडियो सीडी चाहिए, वीडियो सीडी चाहिए, जो भी चाहेंगे कार्यालय से, ऑफिस से आपको भेजा जा सकेगा। ऐसा होता है। इसके अलावा इंटरनेट पर आप यूट्यूब में भी मेरे भाषणों को, मेरे संबोधनों को, मेरे प्रवचनों को सुन सकते हैं बिना कोई पैसा दिए, क्योंकि उसमें आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ता। जब आप youtube.com/votership या youtube.com/भरत गांधी वोटरशिप ये टाइप करेंगे तो अपने आप YouTube में जो हमारे भाषणों की सीरीज है वो सारे क्लिप्स आपको सामने आ जाएंगे। आप उनमें सुन सकते हैं, जान सकते हैं, और ये पूरी तरह इंटरनेट पर निःशुल्क सुविधा है। बहुत लोगों के मन में ये बात उठती है, गांधी जी आखिर आप रहते कहाँ पर हैं? दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। सीधे साधे सवाल पूछना चाहूँगा, आपका घर कहाँ पर है, आपका अपना मकान कहाँ है? दरअसल बहुत लोगों के मन में सवाल रहता है कि हम रहते कहाँ हैं। वस्तुतः हमारा घर तो बन नहीं पाया, और जब तक भारत की संसद नहीं चाहेगी तब तक बनेगा भी नहीं, क्योंकि हमने तय किया है कि जब तक इस दुनिया में लोग बेघर हैं और ये मान के चला जा रहा है कि सरकार चाहती है कि आर्थिक गुलामी बनी रहे, बहुत सारे लोग पैसे से तंग रहें, काम कराने के लिए उनको गुलाम बना के रखा जाए, तब तक तो मैं घर बनवाऊंगा नहीं। तो निश्चित रूप से जब अपना घर नहीं होगा तो किसी दूसरे के घर पे रहना पड़ेगा। तो दिल्ली में मैं जाता हूँ तो अपने कुछ मित्र लोग हैं, वो मुझे अपने घर की सुविधा देते हैं रहने के लिए। इसके अलावा वृंदावन में और ऋषिकेश में हमारे जो सहयोगी लोग हैं उनके आश्रम हैं, और स्वामी स्वतंत्रतानंद जी का आश्रम है वृंदावन में भक्ति निकेतन के नाम से, और ऋषिकेश में उनके नाम से ही आश्रम है शीशम झाड़ी में। तो हमारे कार्यालय या बहुत सारे लोग जब मिलना जुलना चाहते हैं तो इन आश्रमों पर आते हैं, मेरे साथ बातचीत करते हैं और मिलते जुलते हैं। तो वो मेरे रहने की जगह होती है। वैसे मैं ज़्यादा समय तो रेलगाड़ियों में रहता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी समय लगता है, तो ट्रेन्स भी मेरे रहने की एक जगह होती है। और जब कोई कहीं से हमारा कोई संपन्न व्यक्ति बुलाता है तो मुझे हवाई जहाज़ का किराया दे देता है, तो हवाई जहाज़ का किराया मिलने पर थोड़ा समय बच जाता है, लेकिन ज़्यादातर समय तो ट्रेन में गुजरता है। तो मेरा कोई घर अभी स्पष्ट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि लखनऊ में मेरे छोटे भाई डॉक्टर हैं, उनका घर है, तो उनका घर मेरा घर हुआ करता है। तो यही है, कुल मिला के मेरा घर ऐसा कोई नहीं बना है, और भारत की संसद चाहेगी तो शायद बने। गांधी जी, इस इंटरव्यू के बाद बहुत से लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, तो क्या आपसे किसी ने अगर कांटेक्ट करना हो तो वो आपसे फोन पे भी बात हो सकती है? देखिए, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मुझसे फ़ोन पर बात हो सकती है, और दिल्ली का जो हमारा नंबर है 9818433422। अब जब मैं उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहता हूँ तो मेरे पास दूसरा नंबर होता है 9651991100। इसी तरह जहाँ भी हम जिस प्रदेश में जाते हैं अक्सर उस प्रदेश का हमारे पास नंबर हो जाता है। लेकिन ये जो दिल्ली का नंबर है, उस दिल्ली के नंबर से आप हमेशा संपर्क में रह सकते हैं, कि उसे पता कर सकते हैं कि इस समय मैं किस प्रदेश में हूँ, और उस प्रदेश के लोकल नंबर पर आप बात कर सकते हैं। वैसे हमारे सभी टेलीफोन नंबर्स हमारी वेबसाइट पर भी लिखे रहते हैं, तो अगर टेलीफोन नंबर बदलता भी है तो वेबसाइट पर उसकी जानकारी दे दी जाती है। तो आप वेबसाइट से, कंप्यूटर से कहीं भी मेरा जो लेटेस्ट नंबर है वो जान सकते हैं। गांधी जी, पत्रिकाओं की कुछ संपादक लोग, मीडिया के कुछ लोग आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो आपका इंटरव्यू लेने के लिए उन्हें क्या करना होगा? बहुत लोग इंटरव्यू लेना चाहते हैं, और ये भी काफ़ी मुश्किल होता है कि अगर आप इंटरव्यू देते ही रहें तो बहुत मुश्किल होता है कि आप और कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए अक्सर हमारी जो वेबसाइट्स हैं या हमारे जो ब्लॉग्स हैं
उसमें जो गैलरी है और जो मीडिया गैलरी है, उस मीडिया की बटन में हमारे इंटरव्यू अपलोडेड हैं। आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, वो चाहे आप वीडियो इंटरव्यू या ऑडियो इंटरव्यू या अपना केवल प्रिंट मीडिया के लिए सवाल जवाब उसमें हैं, आप उसको ले करके अपना छाप सकते हैं या अपने टेलीविज़न पर दिखा सकते हैं। इसके अलावा या आपने जो भी कहीं अपने छोटा मोटा आप रेडियो चलाते हो या एफएम चलाते हो तो आप वहाँ पर लोगों को सुना सकते हैं, वो उपलब्ध हैं। सीधे आप हमसे अगर मिलना ही चाहते हैं तो आप मेरे दिल्ली के टेलीफोन नंबर पर संपर्क करें या ईमेल से आप अपना समय मांगें, तो ऑफिस वाले लोग जब भी फुर्सत होगी तो आपको समय देंगे, उस समय आप आएंगे तो सीधे आमने सामने भी इंटरव्यू लिया जा सकता है। गांधी जी, आपसे एक बहुत ही पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगी जो मेरे ख्याल सभी जानना चाहेंगे कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? देखिए, बहुत से लोगों की जिज्ञासा होती है, मेरे परिवार के लोगों की, मेरे रिश्तेदारों की जिज्ञासा होती है, मेरे मित्रों की होती है। इसके अलावा हमारे मिशन पर काम करने वाले तमाम संगठनों से जुड़े हुए लोगों की, यहाँ तक कि जो हमसे नहीं भी जुड़े हैं उनकी भी ये जिज्ञासा होती है कि आखिर भरत गांधी जी ने शादी क्यों नहीं की। लेकिन हमने इसको कोई गोपनीय नहीं रखा है। हमारे बारे में जहाँ भी कोई जीवन परिचय छपता है वहाँ ये बात लिखी है कि हमने शादी क्यों नहीं की। वस्तुतः ये हमारा एक सत्याग्रह है। ये जो दुर्व्यवस्था है, इस दुर्व्यवस्था के खिलाफ सब लोग अपने अपने, कोई धरने देता है, कोई प्रदर्शन करता है, हमारे संगठन के लोग भी करते हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत स्तर पर एक सत्याग्रह कर रहा हूँ कि मैं जो मांग कर रहा हूँ कि गुलामी जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक आप ये चाहेंगे कुछ लोगों को सुख सुविधा देने के लिए बहुत सारे ढेर सारे लोगों को आप गुलाम और गरीब बना के रखें, इस दुर्व्यवस्था के खिलाफ ये हमारा एक सत्याग्रह है, शादी न करना। वैसे भारत की संसद एक कानून बना देगी जिस दिन की वोटरशिप के माध्यम से भाई हम गुलामी खत्म करते हैं, तो उस दिन हम शादी कर लेंगे। लेकिन मसला ये है कि अब वो कब तक कानून बनाएगी। आप समझिए कि मैं कोई 40 साल के ऊपर जा चुका मेरी उम्र, तो अब 40 साल के ऊपर शादी करने के लिए बचा ही कौन है। तो निश्चित रूप से ये कठिन काम है और हो सकता है कि मुझे अपने सत्याग्रह को पूरे जीवन भर चलाना हो। लेकिन अगर मेरे शादी न करने से भी आने वाली सारी पीढ़ियां गुलामी से मुक्त हो जाएं और एक आदमी का वंश ना भी चले, तो ये कोई सौदा, कोई महंगा सौदा नहीं है। आप ये मानते हैं कि शादी करके आप इस काम को बढ़िया कर पाते? और मैं समझता हूँ कि शादी के बाद आपकी पार्टनर आती तो आपको डबल स्ट्रेंथ मिलती। इस बारे में आपकी राय क्या है? हमने किसी से सुना था, शादी जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। बात यह है कि जिन लोगों ने ये सोचा था कि शादी करने से उनका जीवन का मिशन पूरा होगा, वो लोग भी बहुत कामयाब हुए नहीं हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए जो आपके मिशन को आगे बढ़ाए, बल्कि इसका विपरीत भी हो सकता है कि आपका लाइफ पार्टनर ऐसा मिल जाए जो आपके मिशन में बाधक बन जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर वो मिशन को कामयाब बनाए या आपके साथ उसकी ट्यूनिंग बने, ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप शादी विवाह के जीवन में इतना समय अगर नहीं देंगे तो निश्चित रूप से उसके साथ किसी भी पक्ष के साथ अन्याय होगा। और अब आप समय शादी निभाने में देंगे तो ये जो हमारे मिशन के लिए समय देना है वो फंस जाता है। सच्चाई ये है कि हमारे जैसे लोग मिशन से ही शादी कर लेते हैं और उन लोगों को शादी करने से जो मज़ा आता है, आनंद आता है, वो आनंद हमें मिशन में आता है। तो इसलिए हम ये कोई बहुत बाधा नहीं समझते कि शादी करने से ही हम मिशन को आगे बढ़ा सकते थे और शादी नहीं किए तो हमारे मिशन में कोई गति धीमी है या जो हमारा कोई पार्टनर आता तो हमारी गति बढ़ जाती। तो ये काल्पनिक प्रश्न है, इनका कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया जा सकता है। ब्रह्मचर्य पर आपकी सोच क्या है? डू यू बिलीव इन सेलिबेसी? ये सही है या गलत है? हम ये जानना चाहेंगे। देखिए, भारत जैसे देश में तो ब्रह्मचर्य की बहुत कदर है। भारत के इतिहास में, यहाँ तक कि वर्तमान में भी ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन इस बारे में जो मेरा विचार है वो कुछ व्यवहारिक किस्म का है। मैंने ये महसूस किया है कि अगर आप
ये चाहते हैं कि भाई आप दुनिया में कोई बड़ा काम करें और जो और लोग काम करते हैं और को बहुत मुश्किल किस्म का काम करें, तो आपको एक सीमा से ज़्यादा आत्मविश्वास से लबालब होना चाहिए। अगर आपका आत्मविश्वास दिखता है तो आप कोई बड़ा काम करने में शायद मुसीबत जाएगी, मुश्किल जाएगी। मुझे लगता है कि ब्रह्मचर्य का एक लाभ तो बहुत स्पष्ट है और शायद कोई भी आदमी जानता है कि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, इससे अपनी विल पावर बढ़ती है और वो जो विल पावर है वो आपके मिशन को कामयाब करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, उनको कोई बहुत बड़ा काम करना ही नहीं है, तो उन्हें साधारण जिंदगी जीनी है और साधारण ढंग से रहना है और इस तरह से अपने लिए थोड़ा बहुत चाहिए, दूसरों के लिए थोड़ा बहुत चाहिए। तो मैं समझता हूँ साधारण जिंदगी जीने वालों के लिए ब्रह्मचर्य को बहुत अच्छा चीज़ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके अतीत की चीज़ें हैं, जो इतिहास है, वो इतिहास की चीज़ों को आप बहुत जल्दी से ग्रैस्प कर लें और आपका माइंड उसे पकड़ ले, तो मुझे लगता है ब्रह्मचर्य इसमें बहुत मददगार होता है। लेकिन जैसे कि वो जितना मददगार इस काम में होता है कि इतिहास की चीज़ों को समझने में वो आपको ताकत देता है, उतना ही कोई नई चीज़ खोज करना चाहेंगे, कोई नई चीज़ बनाना चाहेंगे, जो भविष्य की व्यवस्था बनाना चाहेंगे, तो वो बाधा भी पैदा करता है। तो मुझे लगता है कि ब्रह्मचर्य सबके लिए अच्छा है या सबके लिए बुरा है, ये ठीक नहीं है। आप पहले ये तय करिए कि आपको करना क्या है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे कोई नई चीज़ की खोज करनी है और नई चीज़ जो संसार में कभी नहीं थी पहली बार लाना है, तो मुझे लगता है शायद आप ब्रह्मचारी नहीं रहेंगे तो आपको मदद मिलेगी। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, आप दुनिया में जो कुछ भी हुआ उस संस्कृति को, सभ्यता को संजोना चाहते हैं और उसको अपने अंदर एक ताकत के रूप में शामिल करना चाहते हैं कि आपको एक बोध पैदा हो और दुनिया की संस्कृति के रक्षक बने, तो ब्रह्मचारी होना बहुत लाभप्रद है। लेकिन चाहे आप रचना चाहते हो, चाहे आप संस्कृति की रक्षा चाहते हो, एक बात जरूर है कि ब्रह्मचर्य से आदमी की विल पावर बढ़ती है। वैसे भी हम तो समझते हैं कि बहुत तरह के लोग बीड़ी पीते हैं, लोग सिगरेट पीते हैं, लोग शराब पीते हैं, इस तरह की बहुत सारी नशा है और नशा इंसान के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। तो ये जो ब्रह्मचारी लोग नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते, वो उसी तरह की है जैसे नशा छोड़ नहीं पाते। ये भी एक तरह का नशा है ये, और मुझे लगता है कि जो नशा पर काबू कर सकता है वो ब्रह्मचारी भी रह सकता है। गांधी जी, एक बात मुझे कहनी है, आप जैसी बौद्धिक क्षमता वाले लोग, आप जैसे संस्कारों वाले लोग संसार में बहुत विरले ही जन्म लेते हैं। विवाह न करके क्या आपने एक दूसरे भरत गांधी के जन्म के रास्ते को रोक नहीं दिया? क्या कभी दूसरा भरत गांधी, इसका मतलब इस संसार में जन्म ही नहीं लेगा? आपकी क्या सोच है इस बारे में? क्या आपने इस पृथ्वी के लोगों से अन्याय नहीं किया है? गृहस्थ जीवन में प्रवेश न कर, ऐसी संतान को जन्म न देकर आपने तो सारे रास्ते ही बंद कर दिए, एक प्रतिज्ञा लेकर कि जब तक वोटरशिप लागू नहीं होगी तब तक आप विवाह नहीं करेंगे। आपकी क्या सोच है इस बारे में? क्या वास्तव में यह अन्याय नहीं है? एक दूसरा भरत गांधी भविष्य में हमें नजर नहीं आ रहा। हाँ, क्या कहेंगे आप इस बारे में? ये अक्सर कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर अपनी संतान को जन्म नहीं देता तो उसके पीढ़ी या उसकी संतति रुक जाती है। मेरे निष्कर्ष इस बारे में अलग हैं। जब कोई व्यक्ति किसी संतान को जन्म देता है तो संतान को केवल हार्डवेयर ट्रांसफर होता है, मतलब कि उसका रंग, रूप, ढांचा, लंबाई, ये चीजें संतान में तो आप ट्रांसफर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। लेकिन ये जो सोच है और सोच की ऊंचाई है और चिंतन की दिशा है, ये सारा कुछ मिला के जो एक व्यक्तित्व बनता है, वो व्यक्तित्व आप ट्रांसफर कर पाए अपने बच्चे में या भेज पाए, ये जरूरी नहीं है। और ज्यादातर ये एक अंधविश्वास है
कि लोग सोचते हैं कि हमारे घर में मेरे जैसा बच्चा पैदा होगा। वास्तव में आप अपने घर में अपने जैसा हार्डवेयर कंप्यूटर तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन उसका जो सॉफ्टवेयर है ये आपके वश में नहीं है, ये प्रकृति के नियमों के वश में है। सच्चाई ये है कि जीवन की उत्पत्ति क्या है, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संसार में जो इतने अरबों लोग हैं, ये जो अरबों लोग हैं वो इतनी संख्या में क्यों हैं, इतने प्रतिशत लड़कियां होती हैं, इतने प्रतिशत लड़के होते हैं, ऐसा क्यों होता है? आखिर कोई व्यक्ति वामपंथी होता है, कोई दक्षिणपंथी होता है, ऐसा क्यों होता है? कोई व्यक्ति स्वार्थी होता है, कोई परमार्थी होता है, ऐसा क्यों होता है? आखिर जिस तरह के आदमी व्यवहार करता है, आचरण करता है, वो क्यों करता है? इसका जो जवाब है, इन सभी सवालों का जवाब बहुत सरलता से ये कह के दे दिया गया कि भाई आपके पिछले जन्मों के कर्म जैसे थे वैसे आपको आप इस जन्म में आप आचरण कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल और गहरा है, इसका जवाब चूंकि नहीं मिला तो हमने कोई न कोई इसका काम चलाऊं जवाब तलाश के अब तक काम चला रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब अभी बाकी है। और मैं इन सवालों का जो जवाब समझ पाया तो मुझे स्पष्ट हुआ कि कोई व्यक्ति चाहे बच्चा पैदा करे या ना पैदा करे, वो जो बच्चे की आत्मा है या बच्चे का जो जहन है वो कभी न कभी भविष्य में फिर से पैदा होता रहेगा, किसी और के घर में पैदा होता रहेगा।